हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर 15 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको लास्ट दिनों में जो भी मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं उन्हीं से रिलेटेड ये आपके एमसीक्यूज हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में साथ साथ में आंसर देते रहिएगा कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पर है, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। जैसे ही लास्ट सेशन में हम लोगों ने रेडॉक्स सेक्शन वाला टॉपिक किया था कंप्लीट, उसमें लास्ट में ना थोड़ा सा बफरिंग का इशू था। मैं वैसा ही ना वही वीडियो दोबारा से अपलोड कर दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और उसके साथ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग करनी है, क्योंकि आगे जब हम एसिड बेस और ये करेंगे तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग का काफ़ी रोल रहेगा और इवन वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज नहीं है, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिएगा, आपके पास ऑप्शंस हैं, जल वाष्प देने के लिए पानी को उबालना, सेकंड कहता है पानी के लिए बर्फ का पिघलना, थर्ड है पानी में नमक का घोल, एंड फोर्थ कहता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। तो आपको बताना है फिजिकल चेंज नहीं है। हमने बहुत बार डिस्कस किया है, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कोई नई वस्तु का बनना, कोई किसी भी नई वस्तु का नहीं बनना। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करें। तो आप जब यहाँ पे अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किसी का भी दहन, किसी भी गैस, किसी भी फ्यूल जब हम इसे जलाते हैं तो वो परिवर्तन कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें हमें हीट मिलती है। ठीक है, एनर्जी मिलती है। तो राइट आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन। बाकी ये तीनों जितने भी चेंजेस हैं ये सारे हैं आपके फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास एक इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है वो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड है संयोजन, थर्ड है रेडॉक्स एंड फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिएगा जल्दी से अपना आंसर करें। यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और पानी बना रहा है। क्लियर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है। अब देखो संयोजन तो नहीं है, संयोजन तो नहीं है ना। संयोजन में क्या था, A प्लस बी जुड़कर क्या बनाएंगे C, उसे आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयोजन। यानी कि जब दो या अधिक रिएक्टेंट अभिकारक जुड़ेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे उसे आप कहते हैं संयोजन। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी संयोजन नहीं हो रहा है। क्लियर, अब देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन हट रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे अमोनिया में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है नाइट्रोजन का। क्लियर, तो इस तरीके से समझ रहे हैं ना। अगर एक का ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार की रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अमोनिया है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे पूछा गया है क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जब एसिड और बेस जब दोनों साथ में मिलते हैं और सॉल्ट बनाते हैं उसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लंबे समय तक रहने के कारण ग्रे हो जाना तो कैसा चेंज है। आपके पास ऑप्शंस है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से चांदी का बनना, सेकंड कहता है सिल्वर क्लोराइड का उदर्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, थर्ड कहता है सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन, एंड फोर्थ कहता है सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीकरण। जल्दी से थोड़ा सा
देखें और आंसर करें कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा। मैंने जब आपको रिएक्शंस करवाई थी तो मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दे के भी बताया था कि ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा हम थोड़ा सा रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक रिएक्शन करवाई थी जिसका नाम था डीकॉम्पोजिशन, या फिर जिसे आप कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है आपकी अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है डीकॉम्पोजिशन में, एक आपका क्या होगा रिएक्टेंट, और वो आपके एक से अधिक मतलब कि दो या अधिक प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट या टूट जाता है उसे आप कहते हैं वियोजन, यानी कि ब्रेक होना। आपके पास यहाँ पे क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड पे जब आपने सनलाइट डाली तो जो क्लोरीन है वो गैस बन के ऊपर चला जाता है और जो सिल्वर है वो आपको ग्रे कलर का प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? सिल्वर क्लोराइड में यहाँ पर अपघटन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? अपघटन। तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से चांदी का बनना, और ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन इस वजह से, बट ये ज़्यादा करेक्ट नहीं है। आपको ध्यान रखना है पूरा जो आपका कंपाउंड था उसका अपघटन हुआ था जिससे आपको ग्रे कलर का सिल्वर प्राप्त हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज। क्या होता है कंबशन यानी कि दहन अभिक्रिया हमेशा किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कभी कभी ऊष्माक्षेपी, और आपका जो है डी जो है ए और बी दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना समटाइम एक्सोथर्मिक और समटाइम एंडोथर्मिक, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा गया था कंबशन। कंबशन यानी कि दहन, जलना। जैसे मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, मैंने कार्बन को जलाया, क्या बना? CO2 बना। साथ में यहाँ पर क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ पर हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकल रही है, उसे आप क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था एक्सो, एक्सो यानी कि एग्जिट होना, एंडो, एंडो यानी कि इन अंदर आना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन कैसी होती है? हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है। जब भी आप फ्यूल को जलाएंगे, जब भी दहन की प्रक्रिया होगी तो हीट हमेशा रिलीज ही होगी। परंतु जो हमने पीछे रिएक्शन देखी थी ना वियोजन या अपघटन वाली, उसके अंदर आपको हीट देनी होगी। हीट के द्वारा भी ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप प्रकाश के द्वारा, करंट के द्वारा, तो वो रिएक्शंस आपकी होती हैं एंडोथर्मिक। क्लियर? नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प एक मिक्सचर है? पानी, ब्रास, आयरन, नमक। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा कि क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ब्रास, ठीक है। पीतल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाटर की बात करेंगे तो ये एक कंपाउंड है, ये भी एक आपका कंपाउंड है, और ये तो आपका फिर एक मेटल या एलिमेंट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रास की बात करते हैं, कॉपर और जिंक इन दोनों से मिलकर बनता है। इसी वजह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपका क्या है? ये आपका एक मिक्सचर है। नेक्स्ट देखें, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। कुछ ऐसा होना कि कुछ नया नहीं बन रहा है। अगर कुछ नया बन रहा है तो वो रासायनिक है। जब आप ऊपर के इन तीनों ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये तो मैंने आपको सारे केमिकल चेंज में करवाए थे। तो राइट आंसर क्या होगा? पानी में चीनी का घुलना, पानी में नमक का घुलना, किसी मेटल का पिघलना, ये सारे आपके हैं भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे आइसोबार कहते हैं, क्या हम उसे आइसोटॉप कहते हैं, या आइसोटोन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या बोला है? प्रोटॉन तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, परंतु जो न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट होना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था प्रोटॉन सेम बोल दे, इलेक्ट्रॉन सेम बोल दे, या फिर आपको कह दे कि एटॉमिक नंबर सेम है, और उसके अलावा दूसरी जगह पर न्यूट्रॉन अलग अलग है, एटॉमिक मास अलग अलग है, तो उसे हम कहते हैं सम आइसोटॉप। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास एक इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है। आपके पास लेड है, कॉपर क्लोराइड दिया गया है। जब ये रिएक्शन करता है तो लेड क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और कॉपर बाहर निकल रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी रिएक्शन है। संयोजन तो हमें जल्दी से आंसर करें, संयोजन नहीं दिख रही ना, कुछ ऐसा हुआ नहीं। उसके अलावा वियोजन भी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं। दो आयंस या दो किसी एलिमेंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, विस्थापन। ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉपर है, लेड इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसकी जगह पर आ जाता है, और साथ में अगर यहाँ पे रेडॉक्स होता तो आप रेडॉक्स भी रिएक्शन अपना आंसर करते। तो डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। आपके पास ऑप्शंस है रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, थॉमसन, नील्स बोर। यस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा नील्स बोर, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि परमाणु के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए थे। लास्ट में जो मॉडल हम अच्छे से डिस्कस करते हैं वो है नील्स बोर का, क्योंकि नील्स बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों और डिफरेंट ऑर्बिट है, उनके अंदर जो डिफरेंट ऑर्बिट हैं, कक्षाएं हैं, उनमें ही चक्कर लगाते हैं, और साथ में कितनी कक्षा में, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, वो सब चीज़ें भी किसने बताई थी, नील्स बोर ने बताई थी। ठीक है, तो आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बताना है। ऑक्सीकृत पदार्थ की पहचान कीजिए। आपके पास एक रिएक्शन दी गई है कॉपर ऑक्साइड, और यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है कॉपर और हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था क्या करना है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और रेडॉक्स में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं। तो हमें ये पहचान करनी है और हमें देखना होता है प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, प्रोडक्ट में यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बट अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, तो यहाँ पर कॉपर का हुआ है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर निकल गई है। ठीक है, हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीडाइज पूछा था कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर। अब अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाता, और आपसे पूछा जाता अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप क्या बताते, जल्दी से बताइए। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जैसा जिसका रिडक्शन होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकारक है वो आपका होगा कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर ये आपका होगा हाइड्रोजन। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा, लास्ट सेशन में यहाँ पे थोड़ा सा बफरिंग हो रहा था, तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक तत्व ए के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 19 है, इसके आयन A+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, और जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर कीजिएगा कि क्या होगा। ये आपके कमेंट सेक्शन के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करवाया था, अगर आपसे नहीं होगा तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं ये आपको बता दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा विस्थापन की क्रिया से गुजरेगा, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से इसको देखियो, इसका आंसर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था जब भी कोई पावरफुल होगा वही सामने वाले को, कमज़ोर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर मुझे किसी को हटाना है तो मुझे उसको हटाने के लिए उससे ज़्यादा ताकतवर होना होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देखते हैं तो जिंक जो है
आयरन जो है वो जिंक से कम क्रियाशील होता है। अगेन मैग्नीशियम ज़्यादा एक्टिव है और कैल्शियम भी ज़्यादा एक्टिव है, तो आपका ये वाला रिएक्शन होगा क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है, तो इसी वजह से आयरन ही है जो सिर्फ कॉपर को हटा सकता है। आयरन जिंक, आयरन मैग्नीशियम और आयरन जो है वो कैल्शियम को नहीं हटा पाएगा क्योंकि इनसे कमज़ोर है, इनसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है, आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाली, और यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, फिर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक आपके पास तत्व X है, वो जब भी नम हवा यानी कि ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो लाल भूरे रंग का पदार्थ हो जाता है और एक नया यौगिक बनाता है Y। तो आपको बताना है वो X क्या है और Y क्या है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि बात किसकी हो रही है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा X जो है वो है आयरन, क्योंकि आयरन जो है जब ये नम हवा के कांटेक्ट में रहता है तो लाल भूरे रंग का पदार्थ बना लेता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड, या ये आपका है जंग, या फिर जिसे आप कहते हैं रस्टिंग। क्या कहेंगे आप, इसे कहते हैं रस्टिंग। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक। अभी हमने देखे ही हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, जल्दी से आंसर कीजिएगा, और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कुछ नया नहीं बन रहा है। ठीक है, और वही जल कंडेंसेट होकर फिर से बारिश की बूंदों की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, तो ये कैसा परिवर्तन है? एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास जैसी भी लग रही है आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप यहाँ पे देखते हैं प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, लाइट अगर 7 कलर में टूट रही है तो कुछ नया नहीं बन रहा है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, जैसे कांच का टुकड़ा है, यहाँ से जब लाइट गुजरेगी तो ये 7 रंगों में टूट जाती है, कुछ नया नहीं है। सानी मिट्टी का, अगर मिट्टी सूख गई है आप उसे तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, मिट्टी मिट्टी ही रहेगी, सूखी हुई है, गीली है, मिट्टी मिट्टी ही है। नमक का पानी में घुलना अगेन आपका फिजिकल है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है वो रहेगा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना, क्योंकि अगर एक बार सब्जी पक गई तो पक ही गई है, आप उसे फिर से वैसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जनरली फिजिकल चेंज में ऐसा होता है कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो जो चीज़ आपके पास प्रोडक्ट बनता है उससे आप फिर से रिएक्टेंट प्राप्त कर लेते हैं, जबकि रासायनिक क्रिया में ये सब इतना आसान नहीं होता है, और इसी वजह से हम उन्हें बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो आई होप आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। इसी टाइप के और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है उसका आंसर भी करना है, उसका आंसर के बिना अगली क्लास में नहीं आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।